नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं गोविंद भाटी आप सभी का आज की क्लास में स्वागत करता हूं। देखिए, आज की क्लास में हम साझेदारी को शुरू करने वाले हैं कि साझेदारी का जो पहला अपना जो अध्याय है, अपनी जो पुस्तक है उसमें जो दूसरा अध्याय है साझेदारी का लेखांकन आधारभूत अवधारणाएं, उसको आज हम शुरू करें। देखिए, साझेदारी की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि साझेदारी से संबंधित जो भी प्रावधान है उनका उल्लेख है वो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में किया गया है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में लागू की गई। यानी साझेदारी से संबंधित जो भी बातें लिखी गई है, जो भी प्रावधान लिखे गए, जो भी नियम है वो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में लिखे गए हैं। अब भारत में जो साझेदारी अधिनियम लागू हुआ वो कब से हुआ? तो भारत में 1 अक्टूबर 1932 को भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू हुआ। ठीक है, तो ये तो हो गया साझेदारी अधिनियम के बारे में थोड़ा सा परिचय की साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत साझेदारी के संबंधित प्रावधान आते हैं। और जो साझेदारी अधिनियम लागू हुआ वो 1 अक्टूबर 1932 से लागू हुआ। अब बात करते हैं कि साझेदारी, हमारा जो अध्याय है वो साझेदारी पर है। तो साझेदारी का मतलब क्या होता है कि जैसे हम बात करते हैं कि साझेदारी यानी जब मिलकर कोई कार्य किया जाता है तो वो क्या होती है? साझेदारी होती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई एक व्यक्ति अकेला कार्य करता है तो वो साझेदारी नहीं हो सकती, वो एकल व्यापार होता है, एकल स्वामित्व व्यापार होता है। लेकिन साझेदारी का मतलब क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यापार करते हैं और लाभ कमाते हैं तथा कमाए गए लाभों को आपस में बांटते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। तो साझेदारी की परिभाषा हम क्या लिखेंगे? साझेदारी की हम परिभाषा लिखेंगे कि जब साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य उपस्थित उस संबंध से है जिसमें उन सभी व्यक्तियों के द्वारा या उनमें से किसी एक व्यक्ति के द्वारा व्यापारिक गतिविधियां संचालित की जाती है और इन व्यापारिक गतिविधियों का उद्देश्य लाभ कमाना हो तथा कमाए गए लाभ हानि को पूर्व निर्धारित लाभ वाले अनुपात में बांटा जाना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। तो ये हो गया साझेदारी का अर्थ कि साझेदारी क्या होती है। तो साझेदारी का अर्थ है वो मैं लिख देता हूं। साझेदारी क्या है तो मैं यहां लिख देता हूं, आप नोट कर लेना।
देखिए साझेदारी का जो अर्थ या परिभाषा की हम बात करते हैं तो मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखा है कि साझेदारी से ऐसे दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य उपस्थित उस संबंध से है जिसमें उन सभी व्यक्तियों के द्वारा या उनमें से किसी एक व्यक्ति के द्वारा व्यापारिक गतिविधियां संचालित करना हो तथा इन व्यापारिक गतिविधियों का उद्देश्य लाभ कमाना हो तथा कमाए गए लाभ या हानि को वर्ष के अंत में पूर्व निर्धारित लाभ हानि अनुपात में बांटा जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। ठीक है, तो साझेदारी की हम बात करते हैं कि साझेदारी में क्या हो गया कि दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, उनका उद्देश्य कोई वैध व्यवसाय करना होना चाहिए, उनका उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए, कमाए गए लाभों को आपस में बांटना होना चाहिए, उनके मध्य कोई संबंध समझौता होना चाहिए। तो ये सभी बातें हैं वो साझेदारी के अंतर्गत आती है। तो ये हो गया साझेदारी का अर्थ या परिभाषा। अब साझेदारी की विशेषता की हम बात करते हैं तो साझेदारी की विशेषता देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं, नंबर 1, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। देखिए साझेदारी की जो प्रमुख विशेषता है वो ये है कि साझेदारी में कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए। यदि एक व्यक्ति व्यापार करता है तो वो साझेदारी नहीं कहलाएगा, वो एकल व्यापार एकल स्वामित्व व्यापार कहलाएगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि साझेदारी की प्रमुख विशेषता ये होनी चाहिए कि जब दो व्यक्ति मिलकर कोई व्यवसाय शुरू करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, साझेदारी कहलाएगा। तो साझेदारी में न्यूनतम तो कितने व्यक्ति होने चाहिए, दो व्यक्ति होने चाहिए। और साझेदारी में जो अधिकतम व्यक्ति है वो भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। अधिकतम कितने, 50। अधिकतम एक साझेदारी में अधिकतम कितने व्यक्ति हो सकते हैं, 50 साझेदार हो सकते हैं, सदस्य हो सकते हैं। दूसरी इसकी विशेषता है वो हम लिखते हैं तो वैध व्यवसाय होना। देखिए जो साझेदार साझेदारी में शामिल हो रहे हैं, साझेदारी व्यवसाय कर रहे हैं, उनका उद्देश्य वैध व्यवसाय करना होता है और उस व्यवसाय को करते हुए लाभ कमाना होना चाहिए। तो ये साझेदारी की दूसरी व्यवसाय है। यदि किसी अवैध व्यापार को करने के लिए जब दो व्यक्ति शामिल होते हैं और उसके लाभ हानि को बांटने के लिए सहमत होते हैं तो वो साझेदारी नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि वो गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं। जबकि साझेदारी तभी कहलाएगी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी वैध व्यापार को करने के लिए सम्मिलित होते हैं और व्यापार करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, साझेदारी कहलाएगी। इसकी जो तीसरी विशेषता है वो मैं यहां लिख रहा हूं, अनुबंध या समझौते का होना। देखिए जो साझेदार है उनके बीच में लिखित समझौता भी हो सकता है और मौखिक समझौता भी हो सकता है। जो साझेदार व्यापार कर रहे हैं, साझेदार आपस में किन शर्तों के आधार पर व्यापार करते हैं तो उनके बीच में लिखित समझौता भी हो सकता है और मौखिक समझौता भी हो सकता है। लेकिन लिखित समझौता होना ज्यादा फायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि यदि किसी प्रकार का विवाद साझेदारों के मध्य में होता है तो उस लिखित समझौते के आधार पर उस विवाद को सुलझाया जा सकता है। और जो समझौता है वो मौखिक भी हो सकता है, लेकिन लिखित समझौते का फायदा यह है कि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर उस विवाद को उस समझौते के आधार पर सुलझाया जा सकता है। और ये अनिवार्य नहीं है कि समझौता लिखित होना चाहिए, समझौता मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। अगली जो विशेषता है 4 नंबर वो हम देखते हैं, उत्तरदायित्व। देखिए साझेदारी फर्म में जो साझेदार होते हैं उनके असीमित उत्तरदायित्व होते हैं। साझेदारों का अपने व्यापार के प्रति असीमित उत्तरदायित्व होता है। व्यापार में यदि कोई भी हानि होती है तो साझेदार उस हानि को चुकाने के लिए क्या होते हैं, बराबर के अपने आधार पर उत्तरदायी होते हैं। जो उनका अनुपात है उस अनुपात में चुकाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो साझेदार में जो अगली विशेषता है उसमें कि ये है कि इसमें असीमित उत्तरदायित्व होता है। प्रत्येक साझेदार का व्यापार के प्रति क्या होता है, असीमित उत्तरदायित्व होता है।
अगला जो बिंदु है वो है पारस्परिक अभिकरण। देखिए कि जो साझेदारी होती है उस साझेदारी में सभी साझेदारों के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा व्यवसाय का संचालन किया जाता है, तो वो सभी साझेदारों पर लागू होता है। यानी सभी साझेदार है वो एक दूसरे के एजेंट या एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं, तो वो अभिकरण के रूप में कार्य करते हैं। तो अगली विशेषता क्या है कि सभी साझेदारों के द्वारा या उनमें से किसी एक साझेदार के द्वारा व्यवसाय का संचालन किया जा सकता है। अगली जो हमारी विशेषता है वो हम यहां लिख देते हैं, लाभ विभाजन। देखिए जो साझेदारी व्यवसाय शुरू किया जाता है उसका उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए तथा कमाए गए लाभ या हानि, देखिए जरूरी नहीं है कि लाभ ही हो, हानि भी हो सकती है, तो कमाए गए लाभ या हानि को साझेदारों के मध्य जो उनके द्वारा अनुपात निर्धारित किया गया है उस अनुपात में बांटा जाता है। तो ये होगी इसकी छठी विशेषता। तो साझेदारी की जो विशेषताओं की हम बात करते हैं तो पहली विशेषता हमने लिखी दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना, ठीक है, अधिकतम 50 हो सकते हैं। दूसरा वैध व्यवसाय का होना, अवैध व्यवसाय के लिए बनाई गई साझेदारी मान्य नहीं है। वैध व्यवसाय करने के लिए जो साझेदार सम्मिलित होते हैं उसे ही साझेदारी कहेंगे। अगला अनुबंध या समझौते का होना कि साझेदारों के मध्य लिखित या मौखिक समझौता हो सकता है। लिखित समझौता ज्यादा अच्छा रहता है, क्यों? क्योंकि यदि किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उसको सुलझाया जा सकता है। उत्तरदायित्व, असीमित उत्तरदायित्व की साझेदारी में सभी साझेदारों का दायित्व क्या होता है? असीमित होता है और जिसके लिए वो चुकाने के लिए होते हैं। अगला है पारस्परिक अभिकरण। साझेदारी में क्या होता है कि साझेदारी व्यवसाय का संचालन सभी साझेदारों के द्वारा या उनमें से किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है और वो परस्पर एजेंसी के रूप में होते हैं। तो ये पारस्परिक अभिकरण हो गया। और नंबर 6 हो गया लाभ का विभाजन। और लाभ का विभाजन ये कहता है कि साझेदारी फर्म का साझेदारी का उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना होता है तथा कमाए गए लाभ या हानि को सभी साझेदारों में बांटना होता है। तो यह हो गया लाभ का विभाजन। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमने क्या देखा कि साझेदारी का अर्थ और साझेदारी की विशेषताएं हमने देख ली है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में अपने रजिस्टर में उतार लेना, ठीक है। ये अर्थ हो गया, ये विशेषताएं होगी, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इसको रजिस्टर में उतार लेना। साफ कराऊं मैं इसको? देखिए अगला जो हमारा बिंदु है वो है साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख, देखिए साझेदारी संलेख क्या होता है? साझेदारी संलेख वो है कि एक समझौता है, साझेदारों के मध्य जो समझौता है वो लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, जिसमें साझेदारी से संबंधित सभी शर्तों का उल्लेख होता है, उसे हम क्या कहते हैं? साझेदारी संलेख कहते हैं। तो साझेदारी संलेख का अर्थ क्या आप कहोगे कि साझेदारी संलेख है वो साझेदारों के मध्य लिखित या मौखिक समझौता है जिसमें साझेदारी से संबंधित सभी शर्तों का उल्लेख होता है, उसे हम क्या कहते हैं? साझेदारी संलेख कहते हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का वाद विवाद होता है तो इस संलेख में दी गई शर्तों के आधार पर उसको निपटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया साझेदारी संलेख। अब साझेदारी संलेख में क्या क्या बातें आती हैं? तो साझेदारी संलेख में बहुत सारी बातें आती है। नंबर 1, पहले इसको मैं लिख देता हूं, साझेदारी संलेख क्या है?
कि साझेदारों के मध्य लिखित समझौता होता है जिसे व्यापार के संचालन जिसमें व्यापार की सभी संचालन की सभी शर्तों का उल्लेख होता है। तो साझेदार संलेख क्या होता है कि साझेदार संलेख है वो साझेदारों के मध्य लिखित समझौता होता है जिसमें व्यापार के संचालन की सभी शर्तों का उल्लेख होता है। यदि किसी भी प्रकार की बात होती है तो इस साझेदार संलेख के आधार पर उसको निपटाया जा सकता है। अब साझेदार संलेख में जो बातें आती है वो आपको मैं मौखिक रूप में सीधे बता देता हूँ क्या क्या आती है इसमें। नंबर 1 कि साझेदारी फर्म का नाम, उसका पता, उसका मुख्य व्यवसाय क्या है ये लिखा होना चाहिए। दूसरा, साझेदारों के नाम उनके पते लिखे होते हैं। तीसरा, साझेदारों के द्वारा लगाई गई पूंजी है, पूंजी की राशि उसका उल्लेख होता है। चौथा, जो साझेदारी प्रारंभ करने की तिथि है उसका उल्लेख होता है। साझेदारी की जो लेखांकन अवधि है उसका उल्लेख होता है। साझेदारों को वेतन, बोनस, कमीशन आदि दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा उसका उल्लेख होता है। साझेदारों को पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, ऋणों पर ब्याज किस दर से दिया जाएगा ये लिया जाएगा उसका उल्लेख होता है। यदि कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको भुगतान किस प्रकार से किया जाता है। यदि कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है तो उसकी हानि का निपटारा किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है, आदि बातों का उल्लेख इसमें होता है। और यदि किसी भी प्रकार की बात होती है, किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो इस संलेख की शर्तों के आधार पर उसका निपटारा किया जा सकता है। तो जो मुख्य बातें मैंने बता दी है वो आपके जो पाठ्य पुस्तक उसमें दी गई तो आप उसमें से पढ़े। और जो सामान्य सी बातें हैं कि साझेदार संलेख क्या है, साझेदार संलेख के अंतर्गत कौन सी बातें आती है तो वो सभी उसमें लिखी गई है। ठीक है, तो पहले विचार तो ये हो गया साझेदार संलेख। साझेदार संलेख का मतलब हो गया कि जिसके आधार पर साझेदारी का संचालन होता है। और साझेदारी समझौते की हम बात कर चुके हैं कि साझेदारी का जो समझौता है वो लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। लिखित समझौता होता है वो संलेख हो गया और इसकी शर्तों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, साझेदारी का संचालन कर सकते हैं। साझेदारी के संचालन की सभी शर्तों का उल्लेख इसमें होता है। अब जो अगला हमारा बिंदु है वो ये है कि साझेदारी संलेख यदि साझेदारों ने नहीं बनाया है तब क्या प्रावधान लागू होते हैं। यदि साझेदारों ने साझेदारी संलेख नहीं बनाया तो क्या प्रावधान साझेदारी में लागू होते हैं वो हम देखते हैं। तो अगला जो हमारा बिंदु है वो कहता है साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, यानी साझेदारों ने कुछ भी संलेख में नहीं लिखा कि लाभ हानि किस अनुपात में बांटा जाएगा, पूंजी पर ब्याज कितना दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज कितना लिया जाएगा, ऋणों पर ब्याज क्या दिया जाएगा, साझेदारों को वेतन किस आधार पर दिया जाएगा। यदि कोई भी बात नहीं लिखी गई है तो हम कुछ बातें हैं उनको ध्यान में रखेंगे। नंबर 1 है, महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको आप नोट कर लेना भाई। साझेदार संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, पहला है लाभ हानि का विभाजन बराबर अनुपात में होगा। यानी मान लेते हैं कि ए और बी साझेदार है, ए ने 1 लाख रुपए लगे, बी ने 5 लाख रुपए लगे, ठीक है, और उनके बीच में साझेदार संलेख नहीं है तो जो भी लाभ या हानि होगी वो ए और बी बराबर बांटेंगे, चाहे उनके द्वारा पूंजी किसी भी राशि में लगाई गई हो। साझेदार संलेख के अभाव में लाभ हानि का विभाजन बराबर अनुपात में किया जाता है। नंबर 2, देखिए साझेदार संलेख में जब तक स्पष्ट उल्लेख नहीं हो तो साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। यदि साझेदार संलेख में उल्लेख किया गया है कि साझेदारों को इस दर से पूंजी पर ब्याज देना है तो ही देंगे वरना नहीं देंगे। यदि साझेदार संलेख में आहरण पर ब्याज के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है तो साझेदारों के आहरण पर ब्याज नहीं लेंगे, ये ध्यान रखना आपको।
यदि साझेदार संलेख में कोई प्रावधान नहीं है तो किसी भी साझेदार को वेतन, बोनस, कमीशन का भुगतान नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। साझेदारों को उनके द्वारा दिए गए साझेदारी व्यवसाय के ऋणों पर 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। तो ये 5 जो नियम मैंने लिखे हैं ये साझेदार संलेख के अभाव में लागू होने वाले हैं कि जब साझेदारों के मध्य साझेदार संलेख नहीं दिया गया हो तो ये 5 नियम लागू होते हैं। कौन कौन से? लाभ विभाजन, लाभ हानि का विभाजन बराबर अनुपात में होगा, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, आरएन पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, साझेदारों को वेतन, बोनस, कमीशन नहीं देंगे और साझेदारों को ऋणों पर 6% वार्षिक दर से ब्याज देंगे। तो ये जो मुख्य बातें थी साझेदार संलेख के बारे में वो हमने कर ली है। तो आज की क्लास में हमने साझेदारी का अर्थ, साझेदारी की विशेषताएं और साझेदार संलेख के बारे में पढ़ा है। तो आशा करता हूं कि ये सभी जानकारी आपके समझ में आई होगी। यदि आपको कोई भी जानकारी समझ में नहीं आई है, कोई भी बिंदु समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।